हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत। और मैं लेकर आ चुका हूं रीट के तांडव की श्रृंखला के अंदर टेस्ट नंबर या एग्जाम संख्या 6 वाले पे हम आ चुके हैं। 5 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, छठे टेस्ट पे आज हम हैं। टारगेट क्लासेस कोटा की ओर से चलाई जा रही हैं। रीट एसएसटी लेवल 2 वालों के लिए तांडव बैच चल रहा है दोस्तों। एग्जाम 6 करने वाले हैं आज हम इसके अंदर। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कैसे ज्वाइन करें, मैं पहले वाले 5 वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। फिर भी कोई ना कोई अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन करें, आपको एंट्री रीट एसएसटी लिखकर भेजना है 90 57 59 68 54। ये व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आपको रीट एंट्री एसएसटी लिखकर भेजना होता है। इसके बाद हमारी टीम आपको रिप्लाई देती है और रिप्लाई होने के बाद में आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। सारी जानकारी में आपको बताया जाता है कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, फिर आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। हम आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। देखो दोस्तों, पहली यूनिट हमारी चल चुकी है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। कौन सी यूनिट है दोस्तों? भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र की। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखो हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे संविधान में कौन सा भाग ऐसा है जिसके अंदर 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ये भाग है भाग 9। भाग 9 के अंदर कहा गया है कि 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की क्या है, परिकल्पना है। पंचायतों की हम बात करें तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन मिलता है? पंचायतों का वर्णन मिलता है दोस्तों, यह हमें ध्यान रखना है। फिर आगे देखिएगा, सबसे पहले पंचायती व्यवस्था चालू की गई थी दोस्तों, वो नागौर में की गई थी, राजस्थान के अंदर। कहाँ पे की गई थी? नागौर राजस्थान के अंदर की गई थी। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया है बलवंत मेहता समिति के आधार पर। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रतिबद्धित है। कह रहा है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? फर्स्ट संशोधन से। दोस्तों पहले संशोधन से कौन सी अनुसूची का संबंध है? 9वीं अनुसूची का है। और मूल रूप से अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों? तो ये दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 110 में। 110 के अंदर किसकी बात बताई गई है? धन विधेयक की बात बताई गई है। किसकी बात बताई गई है? धन विधेयक की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की ओर। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 की ओर ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। अनुच्छेद 32 कह रहा है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार क्या कहता है दोस्तों? संवैधानिक अधिकारों का उपचार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है दोस्तों। कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा देता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसकी जानकारी देता है ये? वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी देता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी देता है कौन सा? अनुच्छेद 112। और अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक किसका वर्णन मिलता है? उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है। तो हमने क्वेश्चन ये पढ़ा है यहाँ पे कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक अधिकारों का उपचार कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी देता है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की जानकारी देता है। तो ये हमारे 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। इस तरह की हम 50 क्लासें पढ़ते हैं तांडव बैच के अंदर, जिसमें से छठी क्लास आज चल रही है। और ये हमारा एग्जाम आने से पहले हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम आने से पहले होगा ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ हम आ चुके हैं। 50 क्लासें हमारी इस तरह से होने वाली सिलेबस के अनुसार, जिनमें से हमारी छठी क्लास आज चल रही है। बाकी जो भी क्लासें हैं वो एग्जाम के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है?
पहली बात तो ये कि मूल अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, सॉरी भाग 3 के अंदर। भाग 3 के अंदर किसका वर्णन मिलता है, मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है भाग 3 के अंदर। 12 से लेके 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किसके हैं, मूल अधिकार के हैं दोस्तों। किसके हैं, मूल अधिकार के बारे में है 12 से 35 तक। तो यहाँ तक के जो मूल अधिकारों की संख्या होती है हम गिनेंगे 12 से लेकर 35 तक, तो होएगी दोस्तों 24। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, 24 हमारा आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, 24 अनुच्छेदों के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार लिए गए हैं, और जो मूल अधिकार हैं दोस्तों ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। और आपको अनुच्छेद 32 तो जरूर याद रखना है, संवैधानिक अधिकारों का उपचार पेपर में छपने के पूरे चांस रखता है ये वाला अनुच्छेद। क्वेश्चन संख्या, ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो चुका है। क्वेश्चन संख्या हम 5 पे आ चुके हैं दोस्तों। जिसने भी अभी तक चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, और जिन्होंने कोर्स खरीद लिया है अपने परिवार वालों, भाई बहनों वालों को जरूर सूचित करें, बताएं कि तांडव सीरीज से चूके ना, कोई भी मौका ना गवाए ऐसा। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न क्यों कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, समान काम और समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये है नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। किसका अंग है ये, नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है समान कार्य समान वेतन। जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये भाग 4 के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, भाग 4 के अंदर मिलते हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं। पेपर में पूरी प्रबल संभावना है छपने की। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैं कह रहा हूँ बाद में एग्जाम में आप देखिएगा, जब आप एग्जाम देकर आओगे तब देखिएगा इस सीरीज से कि कितने क्वेश्चन आपके टपक रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग हो जाएगा। अब हम ऑप्शनों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। पहली बात तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, कौन से भाग में है, भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। 51A के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। तो आगे होगी बात समझ में। कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। आपके रीट एसएसटी के सेकंड लेवल के सिलेबस के अनुसार हमारी यूनिट आ चुकी है दूसरी वाली, और इस यूनिट का नाम है दोस्तों सरकार गठन एवं कार्य। ये दूसरी यूनिट हमारी यहाँ पर चल रही है, सरकार गठन एवं कार्य। फिर बोल रहा हूँ रीट के तांडव बैच में यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ और क्लास दोनों मिलती रहेगी आपको। क्लास और पीडीएफ दोनों मिलेगी, और रीट के एग्जाम के पहले आपकी पूरी 50 क्लासें कवर हो जाएगी दोस्तों। 50 क्लासें, अगर थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप आता है क्लास में तो कोई भी देरी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि पेपर बनाने में टाइम लगता है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं पढ़ाते हैं, आपके पैटर्न के हिसाब से तैयार करके क्लासों को पढ़ाते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि जैसे रिकॉर्ड करके रख रखी और वो आपको हम बेच रहे हों, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद पेपर को उड़ाने का मकसद है, हमारे को पेपर को पार करने का मकसद है केवल, ना कि बेचने का। तो मैं पहले ही बता देता हूँ टाइम थोड़ा लग जाएगा, पर लिमिटेड में आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। 50 टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं आपके लिए। इस तरह से तो दोस्तों चाहता तो मैं लगातार सुबह शाम करके 50 क्लासें भी करवा सकता था, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा। पेपर को अगर उड़ाना है, एसएसटी से आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो इस तरह से यूनिटें हमको निपटानी होगी 50 क्लासों की। ठीक है, 50 क्लास प्लस उसके पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ दोस्तों 4-5-6 क्लासेस तो मैं आपके यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। किस लिए डाल चुका हूँ, ताकि आप देख सको, आराम से परख सको कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ही आप ज्वाइन करो दोस्तों, उसके पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फ़ायदा जब भी करेगा जब हमें समझ में आएगा और याद होना है। देखो दूसरा पॉइंट ये भी है कि मेन याद होना हमारा मकसद होना चाहिए। देखो याद होनी चाहिए हमें क्लासों के अंदर, सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा। सरकार गठन एवं कार्य, क्वेश्चन संख्या 6, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। क्वेश्चन यू कह रहा है कि भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना, 2 सदन कौन कौन से। पहली बात तो संसद का पोस्टमार्टम कर लेते हैं इधर, पहले संसद की पूरी खोज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो संसद की बात करूँ मैं,
संसद का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 में मिलता है। इसके यहाँ पर दो क्या है, दो सदन है, एक राज्यसभा है और एक कौन सी है, लोकसभा है। क्या है ये सदन है दोस्तों। इसका वर्णन मिलता है राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और इसका मिलता है 81 में, क्योंकि आपको याद रखना है सरला, क्या याद रखना है, सरला। संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में वर्णन मिलता है दोस्तों, ये याद रखना है। अब देखो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है, इसका संबंध किससे है, यूँ बोल रहा है, इसका संबंध है साधारण विधेयक से। किससे संबंधित है दोस्त, साधारण विधेयक से है। क्वेश्चन संख्या 6 की ओर हम क्वेश्चन संख्या 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 7 क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से प्यारे प्यारे दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासें, तो आप अगर कुछ करना ही चाहते हो हमारे लिए, तो चैनल को जोरदार तरीके से, इन क्लासों को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल और तेज बढ़े और मैं आपके लिए एक साथ बड़ी बड़ी मैराथन क्लासों में इनका रिवाइज करा सकूं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, है ना। शेयर करने की क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मैं ज़्यादा ऊर्जा के साथ में आपका रिवाइज करा पाऊंगा मैराथन क्लासें लेके, और नहीं भी बढ़ेंगे तो भी कोई दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्लासें करवा ही रहा हूँ, पर जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी जिम्मेदारी उतना ही बड़ा तेज़ी के साथ में आपका रिवाइज कराऊंगा मैराथन क्लासों के साथ में। तो शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय को। किसको किया जाता है, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है दोस्तों। बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन तो दूसरा था। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद हो रहा हो तो किसको निर्देशित करेंगे, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णन मिलता है उच्चतम न्यायालय का। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन है ये। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के क्या होते हैं, नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल के क्या होते हैं, नेता होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखना मंत्री जो परिषद होती है, मंत्री परिषद का नेतृत्व भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। 74वें संविधान संशोधन में मंत्री परिषद की जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 9 पे हम आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा हमारे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कुल मिला के बाद दोस्तों एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, 10 वर्ष। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फिर बता रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख 124 से लेकर 147 के बीच में मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर हम आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है, सुनना है आपको ध्यान से दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, 324 में। कौन से के अंदर है, 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी मिलती है 124 से लेकर 147 के बीच में। 108 में क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है। संयुक्त बैठक का जो वर्णन मिलता है, संयुक्त बैठक का जो वर्णन मिलता है वो 108 में मिलता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग की बात करें तो 324 आएगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से दोस्तों। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करता है।
अब अगली यूनिट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। कौन सी यूनिट है हमारी? नेक्स्ट यूनिट पे हम आ चुके हैं। अगली यूनिट क्या कह रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन के बारे में यूनिट है दोस्तों। कैसी है? राजस्थान के भूगोल एवं संसाधन के बारे में यूनिट आ चुकी है। क्वेश्चन संख्या 11 की ओर हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम दोस्तों, बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। बढ़ता 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 हुआ सही क्रम बताना है किसका? जनसंख्या घनत्व का। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का है 595। किसका? राजस्थान में जयपुर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला जयपुर है 595। और सबसे कम जनघनत्व है जैसलमेर का। कहाँ का है दोस्तों? जैसलमेर का है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व का बढ़ता क्रम बताना है। बढ़ता, जैसे बढ़ता 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 क्रम बताना है। तो ये बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का। तो बढ़ता, तो सबसे बड़ा वाला तो पीछे पीछे आएगा ना, तो जयपुर इसी में है सबसे पीछे, बाकी औरों में जयपुर नहीं है। तो बढ़ता हुआ क्रम तो यही हुआ, क्योंकि जयपुर का 595 है। कितना है? 595 है जयपुर का जनसंख्या घनत्व, जबकि भरतपुर का 503 है दोस्तों। कितना है? 503 है भरतपुर का। जबकि दौसा की बात करूं मैं तो 476 है दोस्तों, और जबकि अलवर की बात करूं मैं तो 438 जनसंख्या घनत्व है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है, भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 है, दौसा का जनसंख्या घनत्व 476 है, और अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 438 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जयपुर है 595। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, मात्र 17 व्यक्ति। भारत की मैं बात करूं तो बिहार के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मात्र 17 व्यक्ति पाया जाता है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 पे हम आ चुके हैं। ध्यान से बने रहिएगा और भी अपने प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बताइए इस बैच के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। देखो दोस्तों, होता क्या है, इस यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आज विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है और सही बैच और सही कोर्स की बिल्कुल भी परख नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ का जो विद्यार्थी है अपना, वो व्यूज़ वगैरह, कमेंट्स वगैरह इनको देखकर ही कोर्स परचेज करते हैं। बट आपको खुद को चयन करना चाहिए, आपको खुद को पढ़ के देखना चाहिए, चाहे क्लासेज कोई सी भी हो, आपको पढ़ के देखना चाहिए और आपको खुद को समझ में आता है या वहाँ पे याद होता है तो उसी का आपको चयन करना चाहिए, उसी को आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि काम वही आएगा दोस्तों। कोई भी किसी भी टीचर का नाम आपके काम नहीं आएगा, जो जैसा पढ़ेगा वही पेपर में काम आएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, स्वयं निर्णय लें, ठीक है, स्वयं निर्णय लें, खुद परखें कि हमें कहाँ से याद होता है, कैसे अच्छा लगता है। मैं यहीं की नहीं कह रहा, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। बट मैं ये इतना बता देता हूँ कि सोशल मीडिया की भीड़ में हम अच्छे क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अच्छी क्लास तक पहुंचने में क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। इसलिए आप अगर तांडव बैच को ज्वाइन कर लिए हो तो इतना मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूं, इसलिए मुझे पता है 50 क्लासें बहुत ही ज़्यादा कामगार रहेगी दोस्तों। मैं खुद आपको बताऊंगा बाद में जब पेपर हो जाएगा, तब उन विद्यार्थियों से मिलाऊंगा जिसने तांडव बैच पे विश्वास किया है और जिन्होंने कोर्स लिया है, ले रखा है दोस्तों। फिर भी मैं तो आपसे कहता हूं कि कोई चूक ना जाए दोस्तों, इस वजह से, क्योंकि कोई विद्यार्थी मुझे पता है 3-3 बार 4-4 बार भर्तियाँ दे चुका है, आधे एक नंबर से रह जाता है, तो उनके साथ क्या बीतती है दोस्तों। इसलिए वह ऐसा ना गवाएं एक छोटे से शुल्क वगैरह की वजह से, क्योंकि इस बैच की कोर्स, मतलब इसका कोर्स तो बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, बट आपको बहुत ही कम शुल्क में कराया जा रहा है, वो भी ऑनलाइन है इस हिसाब से। नहीं तो ऑफलाइन में इतना बड़ा बैच इतने कम शुल्क में कभी भी नहीं हो पाता दोस्तों। देखो सुनो, क्वेश्चन को सुनना दोस्तों ध्यान से। राज्य में देश के कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? जो हमारा राजस्थान है उसके अंदर जैसे 100% ऊँट है भारत के अंदर, तो इनमें से 81.37% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर ऊँटों का जो परसेंट है भारत की तुलना में वो 81.37% है। भारत के कुल परसेंट में से 81.37% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर ऊँट पाए जाते हैं। ये हमारा राज्य पशु भी कहलाता है,
क्या कहलाता है ये? राज्य पशु भी कहलाता है। ध्यान रखना है ऊंट, है ना। और जो गोरबंद होता है वो ऊंट के गले का आभूषण होता है दोस्तों। क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। क्वेश्चन संख्या 13 की ओर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 13 को ध्यान से देखिएगा। वह तिलहन फसल जो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है, मतलब तीनों ही मौसम में प्राप्त की जा सकती है, वह कौन सी है? सूरजमुखी है दोस्तों। कौन सी है? सूरजमुखी है। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम आ चुके हैं। ध्यान से बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर रखा है तो कोई बात नहीं है। राज्य में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? बात कर रहे नहरों से, किसकी बात चल रही? सिंचाई की, और वो भी सर्वाधिक। फिर बात करें जिले की, तो नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? ये कहाँ होती है? गंगानगर में। गंगानगर में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है राजस्थान में। ध्यान रखना, जो नहरों से जो सिंचाई होती है वो गंगानगर में सर्वाधिक होती है। कहाँ पे होती है? गंगानगर में सर्वाधिक होती है। बात करूँ मैं तालाबों की, तालाब से जो राजस्थान में सर्वाधिक होती है वो भीलवाड़ा से होती है दोस्तों। कहाँ से होती है? भीलवाड़ा से होती है। जबकि बात करूँ कुओं व नलकूपों की, कुओं व नलकूपों की बात करूं तो सर्वाधिक जयपुर के अंदर होती है। किससे होती है? जयपुर के अंदर। तो नहरों से गंगानगर के अंदर, तालाबों से भीलवाड़ा के अंदर और कुओं और नलकूपों से जयपुर के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 15 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है? सुनिएगा दोस्तों। असंगत बताइए, आपको असंगत छांटना है। भोराट का पठार राज संबंध में है क्या? बिल्कुल नहीं है, यही असंगत है, क्योंकि भोराट का पठार जो है वो उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, तो यही हमारा असंगत हो जाता है। फिर भी हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है दोस्तों? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। जबकि राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। 1722 से 1727 मीटर उसकी ऊंचाई मानी जाती है। ऊपर माल का जो पठार है वो बिजोलिया भीलवाड़ा वाला है। भीलवाड़ा से बिल्कुल सही है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है। जो मेसा का पठार है दोस्तों, मेसा का पठार, इस पे किला बना हुआ है, उस किले का नाम है चित्तौड़ का किला बना हुआ है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको। चित्तौड़ के अंदर कितने शाखा हुए थे? 3 शाखा हुए थे चित्तौड़ के अंदर। 1303 में, 1534-35 के अंदर और 1567-68 के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का हुआ था 1301 के अंदर, जबकि चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 के अंदर रानी पद्मिनी वाला था। जबकि दूसरा शाखा चित्तौड़ का 1534-35 में हुआ था और तीसरा वाला 1567-68 में हुआ था। रानी कर्णावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कला संस्कृति नेक्स्ट यूनिट हमारी आ चुकी है। पहला क्वेश्चन हमारे लोक देवता से है। क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है सुनो ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि केसर काल में किसकी घोड़ी थी दोस्तों। केसर काल में की हम बात करें, ये क्या थी? यहाँ पे घोड़ी थी दोस्तों। क्या थी? घोड़ी थी केसर काल में। घोड़ी किसकी थी ये दोस्तों? ये थी दोस्तों पाबू जी की। किसकी थी? पाबू जी की घोड़ी थी। उसका नाम क्या था? केसर कालमी। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी नाम था पाबू जी की घोड़ी का। बात करें तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो कोलूमंड। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ था। ध्यान रखना है, ये ऊँटों के देवता हैं दोस्तों। किसके देवता हैं? ऊँटों के देवता हैं। रायका रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। किसके आराध्य देव हैं? रायका रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं दोस्तों तो पाबू जी की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम बात करें यहाँ पे, पहला ऑप्शन है बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी की बात करें तो पीरों के पीर कहे जाते हैं, ये पंच पीरों में ये शामिल है। उडुकास में बाड़मेर के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है।
बाबा रामदेव जी के मंदिर की हम बात करें हम यहाँ पे, तो एक तो पोखरण के अंदर है जैसलमेर के अंदर, और एक है बिराटियाँ अजमेर के अंदर, एक है अदरसिला जोधपुर के अंदर है, और एक सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये हमारे बाबा रामदेव जी के मंदिर है। जबकि सबसे प्रसिद्ध रुणेचा जैसलमेर के अंदर आता है बाबा रामदेव जी का मंदिर। उडुकास में बाड़मेर के अंदर बाबा रामदेव जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अभी दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ ये किसके लिए बोल रहा हूँ, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो तैयारी कर करके पक चुके हैं पूरी तरह से, तो उनका पूरी तरह क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रिवाइज। अगर मैं हर एक बात को यहाँ लिखने लगूंगा तो फिर काहे का तांडव बेच हुआ, इसका नाम जब भी तो क्या है दोस्तों, तांडव बेच है। ठीक है, बात करें हम गोगा जी की, गोगा जी की हम बात करें तो गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ददेवरा चूरू में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ददेवरा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ददेवरा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था, याद रखना है आपको। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, गोगा मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। ये जो प्रश्न लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में छपने के पूरे चांस रखेंगे आपके। और गोगा जी का जन्म ददेवरा चूरू में हुआ था। कौन से वृक्ष से इनका संबंध है, खेजड़ी से इनका संबंध माना जाता है। गाँव गाँव खेजड़ी ने, गाँव गाँव गोगा जी। जबकि केसर काल में किसकी घोड़ी है, पाबू जी की घोड़ी है दोस्तों। किसकी है, पाबू जी की। जबकि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, सिणगारी। क्या नाम है दोस्तों, सिणगारी है। और बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम है नीला घोड़ा। क्या नाम है दोस्तों, नीला घोड़ा इनके घोड़े का नाम है। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे आ चुके हैं हम दोस्तों। प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और देखो भाई दोस्तों क्या कह रहा है, असंगत बताइए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, उसको ढूंढना होगा। छींज माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, ये तो सही है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर डूंगरपुर में नहीं है दोस्तों, ये है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है किसका मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो यही यहाँ पे क्या है, असंगत है। सर तलवाड़ा तो बाड़मेर के अंदर है, नहीं जी बिल्कुल, तिलवाड़ा है वो। क्या है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है। कहाँ पर है तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर है। इनका संबंध है मल्लीनाथ जी से। इस स्थान का संबंध किससे है, मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ये जो तिलवाड़ा है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, लूनी नदी के। और ये तलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। यहाँ किसका मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, चाकसू जयपुर के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। लूणियावास जयपुर के अंदर गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है, जबकि सोरसन बारा में भी गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है। शीतला माता को महामाई के नाम से जाना जाता है, चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन, चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन बासी भोजन बनाया जाता है, जो उसको बासुड़ा कहते हैं। और उसको अष्टमी के दिन खाया जाता है, क्योंकि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन से, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन से गुड़ला त्योहार का आयोजन हो जाता है, जिसका संबंध मारवाड़ से है। और इस गुड़ला नृत्य का संबंध राव सातल देव से है। किससे है दोस्तों, राव सातल देव से है। ध्यान रखना है इस पूरी बात को, ठीक है। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है, चाकसू जयपुर के अंदर। ध्यान रखना है आपको, हर एक बात को समझ गए होंगे दोस्तों। तो चैनल को जोरदार तरीके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर है। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पे पाए जाने वाले चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। चारण देवी की कुल देवी या आराध्य देवी ये मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर है। दोस्तों ये क्लास आपकी यूट्यूब पे इसलिए आ रही है क्लासें, क्योंकि अभी इसके बाद भी 44 क्लासें बच रही है दोस्तों। मैं सही कह रहा हूँ, इतना बड़ा डेमो कोई भी नहीं देता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप ना भी लो तो भी मैंने 5-6 क्लासें जो पढ़ाई है इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बैच ज्वाइन करने के बाद आपको PDF मिल जाएगी सिस्टम से, और क्लास मिल जाएगी सिस्टम से, और पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। वहाँ टाइम बता दिया जाएगा। अगर क्लास 1-2 दिन या गैप में आती है तो कोई भी किसी प्रकार का मैसेज ना करें, आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी आपकी। क्योंकि देखो दोस्तों, रेगुलर प्रत्येक दिन नहीं, एक दिन छोड़ के 1 दिन 2 दिन के अंदर क्लास आएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैटर होता है। फिर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर क्वेश्चन बना दिए दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा है फिर आपको। इससे तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है ना, कौन से तांडव बैच की ज़रूरत है इसके लिए, कोई तांडव बैच की ज़रूरत नहीं है। किताबें पढ़ो, मस्त रहो,
टाइम लगता है दोस्तों, अच्छी चीज़ों को पढ़ने के लिए टाइम लगता है। अच्छी चीज़ें जब भी पेपर में बैठती है क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है पूरी तरह से कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके आने के चांस है पूरे पूरे। नहीं तो क्वेश्चन की तो भरमार है, कोई भी रखे और आपको पढ़ा दिए। ठीक है, विश्वास रखिए, विश्वास के साथ पढ़िए, क्योंकि सबसे बड़ी मूल कुंजी विश्वास रखना होता है। अगर आपको विश्वास है तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए, छींज माता का मंदिर बांसवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, शीतला माता का चाकसू जयपुर में है, करणी माता का देशनोक बीकानेर के अंदर है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 पे हम आ चुके हैं। ध्यान से सुनेगा, बड़ा ही गजब का और इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट तो रहेंगे से, क्लास ही आपकी इंपोर्टेंट के लिए तो गैप ले रही है। महामंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। पहली बात तो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ के, है ना, यहाँ पे किस पंथ की पीठ स्थापित है? माननाथी की। किसकी है? माननाथी की। अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनो कैसे। नाथ संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? महामंदिर जोधपुर से है। कहाँ से है दोस्तों? महामंदिर जोधपुर से है नाथ संप्रदाय का। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपके लिए ये रहने वाला है, छपने की प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे कौन से पंथ की पीठ है? कौन से पंथ की पीठ है यहाँ पर? ये है दोस्तों माननाथी की। किसकी है दोस्तों? माननाथी की है, क्योंकि इस महामंदिर का निर्माण जो है वो मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 19 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 19 को असंगत बताना है आपको दोस्तों। क्या बताना है फिर? असंगत। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल तीज के दिन मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन पे भाई को नारियल जो दिया जाता है ना, तो इससे हम याद रख सकते हैं नारियल पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इस पूर्णिमा कौन सी वाली होती है? श्रावण पूर्णिमा की। तो ये भी सही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन? करवा चौथ कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, हाँ यहाँ लिख रहा है आपके सामने दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा। तो सुनो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ प्रश्न को, और ध्यान से मेरी बात को समझना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिस्टेक बाई दे रखे हैं, तो यहाँ पे असंगत पे ध्यान ना देकर मेरी बात पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको याद होंगे। यहाँ पे करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, है ना। तो ये भी सही हो गया। अब बात करें धुलंडी की, तो धुलंडी वाला ही असंगत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, धुलंडी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि धुलंडी तो हमारी चैत्र कृष्ण एकम के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या मनाई जाती है दोस्तों? धुलंडी मनाई जाती है, जबकि होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सुनो ध्यान से दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन संख्या 20, मेवाड़ चित्रकला शैली कौन सी शैली है? मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय आगे आने लगा था? मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव कब से आया था? अमर सिंह प्रथम के समय आया था। कब आया था? अमर सिंह प्रथम के समय पे आया था। मेवाड़ चित्रकला पे किसका प्रभाव? मुगलों का प्रभाव आया था। अब मैं बात करूं, मुगल का नाम यहाँ पर आया है दोस्तों, तो मुगलों की जो संस्थापक जो माना जाता है मुगलों का, वो किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। मुगल का प्रथम जो यहाँ पे युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था दोस्तों? पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, जिसे इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना यहाँ पे भारत में कर दी थी दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान का इतिहास हमारा आ चुका है यहाँ पे, और असंगत आपको बताना है। प्रश्न में लिख रहा है कि असंगत बताइए, तो आपको तो असंगत बताना ही पड़ेगा। फिर देखो, असंगत बताइए। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। आहर सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है, ये भी सही बात है। नगरी सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही बात है। जोधपुर सभ्यता, ये जोधपुरा सभ्यता है दोस्तों। कौन सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। तो ये जोधपुर में नहीं है। जो जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो यही यहाँ पर असंगत हो जाएगा, क्योंकि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का,
कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। क्या होता है दोस्तों? काली चूड़ियाँ होता है। आर्य सभ्यता की बात करें कहाँ पे? उदयपुर में। तो बेड़स नदी के किनारे है। कहाँ पर है? बेड़स नदी के किनारे है। बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़स नदी का उद्गम होता है। और ये नदी निकलती है किस झील में जाती है? उदय सागर झील में जाती है। किस झील में जाती है? उदय सागर में। और इसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये क्या कहलाती है? बेड़स नदी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? बेड़स नदी। तो प्रश्न संख्या 22 की ओर हम आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न संख्या 22 को। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, मूणोत नेणसी कौन थे? मूणोत नेणसी कौन थे दोस्तों? इनके जन्म की मैं बात करूं तो जन्म इनका जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। इसे राजस्थान का या मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मूणोत नेणसी को कहते हैं। ध्यान रखना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। मूणोत नेणसी की एक रचना तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ रा परगनारी विगत, है ना। मारवाड़ रा परगनारी विगत, ध्यान रखना, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? मूणोत नेणसी की है। मूणोत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था और ये जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था मूणोत नेणसी। प्रश्न संख्या 23 की ओर हम आ चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न संख्या 23 को। क्या कह रहा है दोस्तों? सुनिएगा। जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका की रचना है। जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका किसकी रचना है? ये है सवाई जयसिंह की। किसकी है दोस्तों? सवाई जयसिंह की रचना है। जीज मोहम्मद शाही और ये जयसिंह कारिका किसकी रचना है दोस्तों? सवाई जयसिंह की है। मेरे साथ के साथ बोलिया करो, किसकी रचना है? सवाई जयसिंह की। मन में बोला करो ऐसे, ठीक है। अब बात करें हम प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह ने 1799 में, कब? 1799 में किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला है दोस्तों। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है हवा महल। ध्यान रखना, 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 को ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन संख्या 24 को। असुमेलित बताएं, है ना, असुमेलित बताना है। बिजोलिया शिलालेख कब रचा गया? 1107 में। बिल्कुल गलत, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख की जो खोज हुई थी वो 1170 की रचना है। कब की है? 1170 की। बिजोलिया शिलालेख का संबंध कौन से सन से है? 1170 ईस्वी से है। दिलवाड़ा शिलालेख की किससे है? 1334 से। ये बिल्कुल सही है। राज प्रशस्ति का संबंध 1676 से है। ये भी सही है। श्रृंगी शिलालेख का संबंध 1428 से है। ये भी सही है। तो फिर सर गलत क्या हुआ? गलत हुआ बिजोलिया शिलालेख, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख का 1107 दे रहा है यहाँ पे, और आंसर क्या है बिजोलिया शिलालेख का? 1170 इसका सही आंसर है। तो बिजोलिया शिलालेख का संबंध 1170 से है। दिलवाड़ा शिलालेख 1334। दिलवाड़ा शिलालेख बोलो मेरे साथ, 1334। राज प्रशस्ति 1676, बोलो 1676। श्रृंगी शिलालेख 1428। क्या आएगा श्रृंगी शिलालेख का? 1428। एक बार फिर बोलिएगा, बिजोलिया शिलालेख क्या आएगा बताओ? 1170। दिलवाड़ा 1334, राज प्रशस्ति 1676, श्रृंगी शिलालेख 1428। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, आपको बढ़िया याद हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 25 की ओर हम आ चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन संख्या 25 को। 25 क्या कह रहा है? सुनो दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वो था कृष्ण सिंह। कौन था दोस्तों? कृष्ण सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जब बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? ठिकानेदार की पूछ रहा है ये, बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो बताइए कौन था? कृष्ण सिंह। कौन था? राव कृष्ण सिंह। अब बात करें बिजोलिया आंदोलन की, ये 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। 1897 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला चरण 1897 में हो चुका था, जबकि 1916 में दूसरा चरण, जबकि 1927 में तीसरा चरण। 3 चरण इसके हुए थे। और आपको याद रखना है सर्वम, क्या याद रखना है? सर्वम। साधु सीताराम दास का संबंध पहले चरण से है,
विजय सिंह पथिक का संबंध दूसरे चरण से है और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध तीसरे चरण से है। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में। और इसके ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह थे दोस्तों। कौन थे? कृष्ण सिंह। अगली यूनिट हमारी आ चुकी है भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज के बारे में जानकारी आ चुकी है। भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन संख्या 26। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 26। हम प्रश्नों में तेजी लेंगे दोस्तों, ध्यान से बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट लिख के जाया करो। अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दिया करो, बुरा लगता है तो बुरा भी लिख दिया करो, कोई बात नहीं है। हमें पता तो लगेगा हम बुरा बता रहे हैं तो बुरा लिख दिया करो और अच्छा बताएं तो अच्छा लिख दिया करो, पर लिख के जरूर जाया करो। पट बुढ़ा के निकल लेते हो सारे के सारे, लिख के तो जाया करो भाई कैसा लगा। और अभी यहाँ नहीं, लाइव चैट के अंदर नहीं, जब वीडियो खत्म होता है ना तो कमेंट में लिख के जाया करो कि वीडियो कैसा लगा। सर हमें बहुत बुरा लगा तो वो भी लिखा करो, सर हमें बहुत बढ़िया लगा तो वो भी लिखा करो। फिर और भी कुछ लिखना है तो लिख दिया करो। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे ईंटों के। किसके बनाए जाते थे दोस्तों? ईंटों के। और यहाँ पे पहले जो उत्पादन हुआ था, सबसे पहले कपास उत्पादन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कपास उत्पादन। क्वेश्चन संख्या 27 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 27 की ओर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन संख्या 27। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से है दोस्तों, ध्यान रखना है। किससे है? चिकित्सा से। क्वेश्चन संख्या 28 बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 28 सुनिएगा ध्यान से। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल माना जाता है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेके, कहाँ से? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो समय माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल संस्कृति का समय माना जाता है। अगर बोर्ड पे कोई भी लिप झिप वगैरह हो रहा है या स्क्रीन बार बार हट रही है, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे हट जाएगी और अच्छे से आपको दिखने लगेगा। वैसे आपको अच्छा दिख रहा होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सारी कमियां दूर हो जाएगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 29, क्वेश्चन संख्या 29 को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बार बार इतना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि होता क्या है, हम सोशल मीडिया पे थोड़ी सी देर देखते हैं फिर दूसरे चैनल पर देखने लग जाते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा मैं कि आप यहाँ पे टिके रहो, मैं इतनी देर तक बोलूँगा, तो इसलिए नहीं बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसान जो वाकई नौकरी लगना चाहता है वो बिल्कुल सही दिशा में, वो यहाँ से न भटके, है ना, वो अपना मैटर क्लियर करे, यहाँ से पूरी तरह से फ़ायदा उठाए भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 29 को सुनो। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? भाई मगध का राजा था घनानंद। कौन था? घनानंद। वो किसका समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 30 को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कह रहा है? बुद्ध है ना, बुद्ध, गौतम बुद्ध, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घर किससे त्याग, मतलब कहने का मतलब है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घर त्यागने का प्रतीक मान लो आप क्या? घोड़ा है। कौन है? घोड़ा। और ऐसे याद रख लेना कि बुद्ध भगवान घर त्याग रहे हैं तो क्या लेके गए? घोड़ा लेके गए। ऐसे आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ध्यान रखना, इन्होंने उपदेश जो दिए थे, क्या उपदेश, वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखना। और महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। जो उपदेश जो दिए थे इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या हम 31 की ओर आ चुके हैं। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, नेक्स्ट यूनिट है हमारी दोस्तों ये क्वेश्चन संख्या 31। क्वेश्चन संख्या 31 क्या कह रहा है? सुनना है ध्यान से, बातों को सुनो दोस्तों। मैगस्थनीज बार बार आती है पेपर में ये। मैगस्थनीज पुस्तक नाम क्या है? इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इंडिका है। अब आपकी जो मैगस्थनीज की जो मैंने पुस्तक पूछी, ये क्यों पूछी? क्योंकि ये मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य गुप्तोत्तर काल वाले सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछी है। तो इंडिका के लेखक कौन हुए? मैगस्थनीज हुए। ध्यान रखना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। बाणभट्ट
बाणभट्ट ने किसकी रचना करी यहाँ पे? हर्ष चरित्र की। किसकी रचना करी? हर्ष चरित्र की रचना किसने करी दोस्तों? बाणभट्ट ने करी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन संख्या 32 को। 32 वाला क्या कह रहा है, सुनने का ध्यान से। सातवाहक राज्य की राजधानी कहाँ थी? है ना, ये थी दोस्तों पैठण व प्रतिष्ठान में। कहाँ पे थी सातवाहन राज्य की राजधानी? पैठण व प्रतिष्ठान के अंदर सातवाहन राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन संख्या 33। क्वेश्चन संख्या 33 हमारा क्या कह रहा है, सुनना है ध्यान से आप लोगों को। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंताओं का संबंध कौन से काल से है? गुप्त काल से है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 34। क्वेश्चन संख्या 34 को ध्यान से देखना है। महरौली दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों चतुर्थ सदी में। कौन सी सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। किसका? महरौली में दिल्ली में क्या स्थित है? लोह स्तंभ स्थित है। कौन सी सदी में निर्माण हुआ था? चौथी सदी में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन संख्या 35। क्वेश्चन संख्या 35 को ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 35? सुनेगा दोस्तों ध्यान से। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हेनसांग की जो भारत यात्रा थी उस समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौन सा था दोस्तों? मथुरा था। ध्यान रखना है। और जो हेनसांग था ये अपनी धर्म सभाएं करता था एक तरह से, तो कहाँ पे क्या करते थे? प्रयाग के अंदर किया करता था। और हेनसांग के समय पे जो सबसे प्रसिद्ध जो शहर माने जाते हैं वह कन्नौज वाला है। बट आपको इतने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, एक बात पे ध्यान देना। हेनसांग जो भारत यात्रा पे आया सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था उस समय? मथुरा था। कौन सा था दोस्तों? मथुरा। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ चुकी है, अगली यूनिट हमारी आ चुकी है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इस यूनिट का नाम है। ये बार बार आपके सिलेबस में देखिए करो आप कि वहीं से आपको बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन संख्या 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से। प्रश्न कह रहा है आपसे, किस मुस्लिम शासक के समय सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके समय पर सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? वो था मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी। कौन था दोस्तों? मोहम्मद गोरी के समय सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की क्या होती थी? देवी लक्ष्मी की आकृति हुआ करती थी। ये मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक समय आता है 1191 और एक समय आता है 1192। इनमें हुए थे दोस्तों तराइन के युद्ध। कौन से युद्ध हुए थे? तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज के चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का। ये भी मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। संयोगिता किसकी रानी थी? पृथ्वीराज चौहान की रानी थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। क्वेश्चन संख्या 37 को ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन पे ही ध्यान मत दिया करो, मेरी बातों पर भी ध्यान दो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं बोल के ही करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो इन पे ध्यान दो। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? जजिया क्या है? एक तरह का यहाँ पे कर है, टैक्स। क्या है ये? टैक्स है। तो बताओ दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? उसका नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है दोस्तों? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन संख्या 38। क्वेश्चन संख्या 38 को भी ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन संख्या 38 क्या कह रहा है? सुनो। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? सबसे पहले उर्दू का प्रयोग करने वाला कौन था? उर्दू का प्रयोग करने वाले लेखक का नाम क्या है? काव्याभिव्यक्ति के अंदर अमीर खुसरो। क्वेश्चन संख्या 39 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन संख्या 39 को क्या कह रहा है? 39 वाला प्रश्न कह रहा है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी दोस्तों। कौन सी थी मुगल काल की राजभाषा? फारसी। मुगलों को जो संस्थापक माना जाता है, मुगलों का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है बाबर को। किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। याद रखना। बाबर का बेटा कौन था दोस्तों? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का बेटा कौन था दोस्तों? अकबर था। कौन था? अकबर। तो अकबर के क्या थे? बाबर दादाजी थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाबर की एक रचना आती है बाबरनामा। क्या आती है?
बाबरनामा किसकी रचना है? किसकी रचना है? बाबर की है। और एक आती है हुमायूं नामा, कौन सी रचना आती है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं ने बिल्कुल नहीं लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। बाबर नामा किसने लिखी? बाबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही, पर कहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप किसी प्रश्न को कमजोर ना समझ लो, सभी इंपॉर्टेंट हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत के अंदर डाक व्यवस्था शुरू करने वाला, है ना, ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी था। कौन था दोस्तों? डलहौजी। ड से डाक, ड से डलहौजी, ड से डाक और ड से डलहौजी याद रख लेना है। चलो क्वेश्चन संख्या 41 की ओर। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, है ना, अगली यूनिट हमारी आ चुकी है। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण से हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। सारे टेस्ट को एक साथ कवर कर लिया करो और बाद में रिवाइज कर लिया करो। अब आप लोग कहते हो कि सर क्लास थोड़ा गैप में आती है 1-2 दिन। अरे भाई 1 घंटे की क्लास इतनी बड़ी होती है कि आप अच्छे से याद करो, मेरी हर बात को नोटिस करो और हर चीज़ को सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे, उसमें भी वक्त लग जाएगा आपको। आपका काम है जो क्लास आए उसको ध्यान से फिक्स कर लेना है माइंड के अंदर, बस निकलना नहीं चाहिए। फिर देखना प्रश्न कहाँ से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिखूंगा यहीं से प्रश्न आएगा, मैं साइड में बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना इन बातों को, इसलिए ध्यान से सुनना हर एक बात को। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, यूनिट हमारी कौन सी है? पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। फ्रंटल वर्षा, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? ये होती है चक्रवातीय गतिविधि से। किससे होती है? चक्रवातीय गतिविधि से। कौन सी वर्षा होती है? फ्रंटल वर्षा होती है दोस्तों। कौन सी वर्षा होती है? फ्रंटल वर्षा। अब देखो लगातार चक्रवात प्रति चक्रवात क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे हैं? आपकी यूनिट में लिख रहा होगा चक्रवात प्रति चक्रवात, देखना उसको ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 42 में देखो पवनों से क्वेश्चन आ रहा है लगातार। क्वेश्चन संख्या जो 42 है वो कह रहा है आपसे कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? ये होती है उष्मा का सहवन। उष्मा के सहवन के कारण व्यापारिक पवनों की क्या होती है? परिघटना। व्यापारिक पवनों की परिघटना किसके कारण होती है? उष्मा के सहवन के कारण। किसके कारण होती है? उष्मा के सहवन के कारण होती है। क्वेश्चन संख्या 43 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान रखना हर क्वेश्चन की, पांचों टेस्ट में, पहले वाले टेस्टों में मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज, बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ। ये ना समझे वो सारी चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पाता हूँ, तो मैं पहले कहीं ना कहीं करा चुका हूँ। 5 परतों के नाम मैं पहले लिखा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली परत कौन सी है? ओजोन परत है दोस्तों। ध्यान रखना क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। कैसी परत है? सबसे निचली परत है। अब निचली है तो सारी क्या होती है यहाँ पे? मौसमी घटनाएं। क्या होती है दोस्तों? मौसमी घटनाएं होती है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज भी उड़ते हैं। किसमें? समताप मंडल में। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 44। क्वेश्चन संख्या 44 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम, सुनो ध्यान से, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड किया जाता है वो भूमध्य रेखा पर किया जाता है दोस्तों। किस पे किया जाता है? भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन संख्या 45 ध्यान से बने रहिएगा। क्वेश्चन संख्या 45 को ध्यान से सुनो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 45 कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है हमारी 150 × 6 की पावर 6, है ना। 150 × 150 देखिएगा ध्यान से, 150 × 10 की पावर 6 किलोमीटर। ये है दोस्तों आंसर इसका सही। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर है। 150 × 10 की पावर 6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत क्या है? दूरी है दोस्तों।
यूनिट हमारी नेक्स्ट आ चुकी है। भारत का भूगोल एवं संसाधन हमारी नेक्स्ट यूनिट आ चुकी है। क्वेश्चन संख्या 46 को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न बंदूक की गोली की तरह है दोस्तों, जो रीट के पेपर को छल्ली छल्ली कर देगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 46 को देखिएगा, द्वीप एक द्वीप है ना, जो दीव है ना, दीव अपने आप में, ये दीव है ना, दीव ये अपने आप में द्वीप है। क्या है? द्वीप। और दोस्तों ये जो द्वीप है ये कहाँ पर है? गुजरात के तट पर। कहाँ पर है? गुजरात के तट पर है भैया, गुजरात के तट पर है दीव, ये अपने आप में एक द्वीप है। और कहाँ पर है? गुजरात के तट पे है। क्वेश्चन संख्या 47 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 47 को असंगत बताना है। टोपुंग दर्रा, जो टोपुंग दर्रा है ना, टोपुंग दर्रा ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जो दर्रा जोड़ता है ना, उसका नाम क्या है? टोपुंग दर्रा। क्या नाम है? टोपुंग दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है, खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाल घाट कहाँ पर है? केरल में है। और भोर घाट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भोर घाट, और यही यहाँ पर असंगत है, क्योंकि भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं है। टोपुंग दर्रा क्या कह रहा है यहाँ पे? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, पाल घाट केरल के अंदर है, और भोर घाट तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन संख्या 48 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 48, क्वेश्चन संख्या 48 कह रहा है कि असंगत बताओ भाई। क्या बताओ? असंगत बताओ, गलत बताओ, 4 युग्मों में से एक युग्म गलत बताओ। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। टिहरी बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है सर टिहरी बांध, यही तो असंगत है, क्योंकि टिहरी जो बांध है वो उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित, ध्यान से सुनना, ऊंचाई पर स्थित बना बांध है ना, ऊंचाई पर स्थित बना बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बट ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि ये तो कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही बात है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है, ये भी सही बात है। और कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध, जो कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन संख्या 49, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन संख्या 49 को। क्वेश्चन संख्या 49 क्या कह रहा है? असंगत बताएं। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? केरल के अंदर है। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? केरल के अंदर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर है। कोसी परियोजना कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। कौन सी नदी पर? कोसी नदी में। और कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नापता झांकरी, नापता झांकरी जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, क्योंकि नापता झांकरी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है नापता झांकरी। इडुक्की परियोजना केरल में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कोसी परियोजना बिहार में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। नापता झांकरी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको लग रहा है कि मैं वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी तो थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर सकते हो, चैनल को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अच्छे अच्छे संस्थान, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी क्लास नहीं चल रही है दोस्तों जो मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए। इसलिए आपसे मैं एक ही वादा करता हूं, अगर आपने मेरा साथ दिया है तो समझ लो मैं आपके रीट के पेपर तक आपका साथ दूंगा। अगर आपने चैनल को जोरदार तरीके से शेयर किया, या फिर अगर आप मुझे लगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे लगा कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक क्लासें लाते रहूँगा। बड़ी से बड़ी मैराथन क्लासें कर दूंगा लास्ट में। सारे जितने भी एग्जाम करा रहा हूँ सबकी बड़ी क्लासें। कब? जब मुझे मनोबल तो बढ़े मेरा कि भाई बहुत ज़्यादा विद्यार्थी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी जैसे ही बढ़ेगी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या करूँगा, मैराथन क्लासें स्टार्ट कर दूंगा आपके। किस तरह की मैराथन क्लासें? जैसे मैं भी आपके टेस्ट करवा रहा हूँ। मान लो जब आप पेपर देने जा रहे हो, मानने की बोल रहा हूँ, अभी करवा नहीं रहा हूँ, है ना, करवाऊंगा जब मुझे लगेगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है।
जैसे एग्जाम 1 से लेके 5 तक का मान लो एक साथ मैंने रिवाइज करा दिया, पहले दिन दूसरे दिन, ऐसे कर करके मैंने अगर 10-10 क्लासें 5-5 क्लासें अगर एक साथ रिवाइज करवा दी अगर आपकी, तो समझ लो ये तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? क्योंकि इतना अच्छा तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, और उसके बाद में फिर रिवाइज, मतलब याद यूं ही हो जाएगा दोस्तों। और देखो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। इसको भी पढ़िए और अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए पूरी तरीके से, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जाड़ा क्या, मोटा को थोड़ी मोटा को ही बोलते हैं जाड़ा, वाला जाड़ा नहीं, जाड़े का मतलब सर्दी। सर्दी में जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। कहाँ पे होती है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर होती है सर्दी में वर्षा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मानसून की हम बात करें, ये पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है दोस्तों? अरब सागर। यहाँ से जो मानसून आता है वो कहाँ से प्रवेश करता है? वो केरल में प्रवेश करता है दोस्तों। कहाँ पे प्रवेश करता है? केरल में। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये जब मैंने दिशाएं बना दी तो कौन सी दिशा से प्रवेश कर रहा है? दक्षिण पश्चिम से। तो भारत के अंदर मानसून कौन सी दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम की तरफ से प्रवेश करता है। सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश कर रहा है? केरल में कर रहा है। बट अगर केरल ऑप्शन में नहीं हो तो उसके पहले ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार की तरफ पहले ही आ जाता है दोस्तों। बट अगर केरल ऑप्शन में है तो राज्य में क्या आएगा? केरल आएगा। ये मानसून ऐसे प्रवेश करता है। जब दोस्तों ये मानसून वापस लौटता है, ये मानसून वापस लौटकर अगर आता है, सुनना ध्यान से, वापस जब लौट के आता है तो इस दिशा से आता है। कहाँ से आता है? इस दिशा से आता है। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दोस्तों, इधर से ले लिया अपन ने उत्तर और इधर से ले लिया पूर्व, तो ये दिशा है उत्तर पूर्व। तो लौटता हुआ मानसून कौन सी दिशा से आता है? उत्तर पूर्व की दिशा से आता है लौटता हुआ मानसून। और जब ये लौटता हुआ आता है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे करता है? तमिलनाडु में करता है दोस्तों। कहाँ पे करता है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बरसात करता है लौटता हुआ मानसून। इसे प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, अगर मुझे आपका प्यार अच्छा खासा दिखा तो बीमा और बैंकिंग प्रणाली की जितनी भी यूनिट करवा रहा हूँ, इन सब यूनिटों को जोड़कर मैं एक यहाँ पे महातांडव और करवा दूंगा आपका। यूँ समझ लो रीट के पेपर में नैया पार हो जाएगी आपकी दोस्तों। ठीक है, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली यूनिट आ चुकी हमारे सामने। क्वेश्चन हमारा 51 नंबर का है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से दोस्तों। राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या होता है? सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का क्या नाम होता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान के अंदर जो प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक होते हैं उनका नाम यहाँ पर क्या होता है। अब इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जब जैसे ही आप बीमा और बैंकिंग वाली यूनिट खोलोगे तो बीमा एवं वाली बैंकिंग के अंदर एक तो बीमा बैंक के प्रकार, मुद्रा प्रणाली, सहकारिता और उपभोक्ता संरक्षण ये नाम है। तो इसलिए सहकारिता से ये क्वेश्चन आया है आपके सामने यहाँ पे। तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जो सहकारी बैंक है उनका नाम होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या नाम होता है दोस्तों? केंद्रीय सहकारी बैंक उनका नाम होता है। समझ गए होंगे मेरी पूरी बात को। प्रश्न संख्या 52 पर हम आ चुके हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 52 को क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 52, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देश के अंदर, भारत के अंदर, बात कहाँ की कह रहा है? भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ दोस्तों 15 अप्रैल 1987 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1987 को हुआ दोस्तों। कब हुआ? 15 अप्रैल 1987 को भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। जबकि सुनो ध्यान से, जबकि क्या हुआ? राजस्थान के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 26 मई 1988 को। कब हुआ? 26 मई 1988 को राजस्थान में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और भारत के अंदर 15 अप्रैल 1987 को हुआ था दोस्तों। फिर देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 53 की ओर। क्वेश्चन संख्या 53 क्या कह रहा है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं क्या करती है? मुद्रा स्वयं क्या कर रही है? मुद्रा का निर्माण करती है। ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? अब जो मुद्रा होती है वो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। जैसे आप मेरा तांडव बैच ज्वाइन करोगे, मुद्रा दे रहे हो
तो आप नौकरी लगने के लिए तो कर रहे हो, नौकरी से फिर मुद्रा आएगी आपको, तो मुद्रा से मुद्रा का निर्माण हो रहा ही नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी क्रॉमर ने। किसने दी दोस्तों? क्रॉमर ने दी। ये परिभाषा किसने दी? क्रॉमर ने। क्वेश्चन संख्या 54 की ओर हम आ चुके हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति क्या होता है? ये मुद्रास्फीति क्या होता है? पुराने एग्जामों में मैंने परिभाषा क्लियर कर रखी है इनकी, है ना, पुराने टेस्टों के अंदर। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। कौन लाभान्वित होता है? जो ऋणी होता है वो मुद्रास्फीति से क्या होता है? लाभान्वित होता है। क्वेश्चन संख्या 55 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 55 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 55 क्या कह रहा है? भारत में मुद्रा एवं साख का कंट्रोल किया जाता है। मुद्रा एवं साख का जो कंट्रोल है ना, नियंत्रण कौन करता है? वो करता है आरबीआई। कौन करता है दोस्तों? आरबीआई। भारत के अंदर मुद्रा एवं साख का कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की दोस्तों, वो हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना है इन सब बातों को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई। सी ऑप्शन इसका सही है। यूनिट हमारी अगली आ चुकी है। यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, बड़ी ही इंपोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। 50 टेस्ट के अंदर बैंकिंग प्रणाली बार बार पढ़ना, रोज पढ़ना, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों को बार बार पढ़ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? इससे ज़्यादा क्या चाहिए और बताओ, है ना? बहुत ज़्यादा तो है ये, है ना? ये कम है क्या दोस्तों? फिर भी आदमी अगर डिसलाइक करके जाएगा तो उसको क्या पसंद आएगा दोस्तों? वो तो घूम ही यूट्यूब पे डिसलाइक करने के लिए रहा है कि किस किस को डिसलाइक करूं। करता रहो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। पर जो पढ़ रहा है उनसे कह रहा हूँ, विश्वास करके पढ़िए, मजे आ जाएंगे आपको। क्योंकि प्रत्येक को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 4 से 5-6 क्लासें पढ़िए और मज़े से इंजॉय कीजिए। ना भी लो तो 5 किलो से वो आनंद लीजिए, क्योंकि फ़ायदा तो ये भी करेगी आपके लिए। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे क्या कह रहे हैं आपसे सुनना दोस्तों ध्यान से। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, है ना, प्रश्न संख्या 56। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है। एसएसटी में समाज संबंधी नहीं करेंगे तो फिर किसका संबंधी करेंगे? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है। मानवीय संबंध का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। समाज में मानव नहीं आता क्या? नागरिकता, मानवीय तो नागरिक है, नागरिकता की शिक्षा का भी अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी लगा दो गुरुजी, लगा दे, काहे की देरी करनी, बिल्कुल लगा दो। ठीक है, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 को ध्यान से सुनिएगा। सर हम तो बहुत देर से ध्यान से ही सुन रहे हैं, फिर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिया करो। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। जो एसएसटी होता है ना, उसके अंदर क्षेत्रीय भ्रमण क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। मतलब क्या होता है? उपयोगी होता है। ये किसके लिए उपयोगी होता है दोस्तों? मूल्यांकन के लिए होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता गुरुजी। अनुभाविक साक्ष्य के लिए, बिल्कुल सही बात है, अनुभाविक, है ना, अनुभाविक साक्ष्य के लिए। साक्ष्य मतलब प्रमाण, गवाह, है ना, हम प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को जान पाएं। इसलिए हमारा एसएसटी के अंदर क्षेत्रीय भ्रमण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अनुभव, साक्ष्य, है ना, हम खुद देख पाएं प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को। जब घूमने जाते हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों को देख पाएं। आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर हमारे जब प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं ना। क्वेश्चन संख्या 58। क्वेश्चन संख्या 58 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन संख्या 58 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ और क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। भाई जो एसएसटी का मार साहब हैं, एसएसटी के जो मार साहब हैं ना, उनको विषय वस्तु के साथ साथ और किसका ज्ञान होना चाहिए? और सर उनको एक तो शिक्षा के उद्देश्य का भी होना चाहिए। अरे भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ये तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एसएसटी के मास्टर को होना चाहिए। शिक्षण विधियों का, बिल्कुल मास्टर जी को शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए। शिक्षण तकनीक का आनी चाहिए सर ये सभी आनी चाहिए। इनमें से सभी तो आंसर इसका क्या है? इनमें से सभी आंसर है। क्वेश्चन संख्या 59 को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन संख्या 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 59 कह रहा है वातावरण निर्माण के लिए उपयुक्त चिंतन विद्या क्या है? वातावरण के निर्माण के लिए उपयुक्त
उपयुक्त चिंतन विद्या क्या है? वार्म अप है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर आएगा भूमिका निर्वाह। क्या आएगा? भूमिका निर्वाह है। जो भूमिका निर्वाह है ना, ये वातावरण निर्माण के लिए क्या है? उपयुक्त चिंतन वाली विद्या है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 60 और बहुत ही अंतिम क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन के सामने। देखिएगा दोस्तों, चिंतन का वह उपकरण जो सामान्य विचार करने से उत्पन्न होता हो। चिंतन का वह उपकरण जो सामान्य विचार से उत्पन्न होता हो वह कहलाता है प्रत्यय। क्या कहलाता है? प्रत्यय। चिंतन का वह उपकरण जो सामान्य विचार करने से उत्पन्न होता हो वह क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो रीट एसएसटी का मैसेज कर सकते हैं। किसका मैसेज कर सकते हैं? रीट एसएसटी का मैसेज कर सकते हैं 90 57 59 68 54। इन नंबरों पर आप रीट एसएसटी का व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसके बाद आपको सूचना मिल जाएगी दोस्तों। किसकी सूचना मिल जाएगी? भाई फीस कितनी है वो सूचना आपको मिल जाएगी दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों, फ़ायदा करेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। फ़ायदा कैसे करेगा सर? ये आप 5-6 क्लासें देख लीजिए, इससे ज़्यादा मैं क्या यूट्यूब पे क्लासें दूंगा दोस्तों। बैच वालों की क्लास दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये 6ठी क्लास दे रहा हूँ आज, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्लासें नहीं दे पाएंगे हम। 5 से 6 क्लासें दे दिए दोस्तों। क्लासें यूट्यूब पे आएगी पर आती रहेगी दूसरी टाइप की क्लासें, जैसे राजस्थान की जनसंख्या आएगी, बैंकिंग वाले भी आएगी, सब आएंगे यूट्यूब पे भी क्लासें। बट इस तरह के सिस्टम वाले क्लास बैच के अंदर आएगी जैसा आप अभी पढ़ रहे हो, है ना। सबसे ज़्यादा रीट के लिए फ़ायदा इस तांडव बैच से आपको मिलने वाला है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। और चीज़ जो पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, सब्जेक्ट जो पढ़ाऊंगा वो भी शानदार साबित होंगे आपके लिए। और भी जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए, जैसे राजस्थान की जनसंख्या, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति वगैरह, ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये भी शानदार होंगे आपके लिए दोस्तों। जैसे कि आपने एकीकरण पढ़ा होगा वैसे के वैसे आने वाली सारी चीज़ें। बट अगर आप रीट के एक सिस्टम से तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका पेपर होने वाला है 26 सितंबर, जैसे आपकी एक संभावित जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो दोस्तों, रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं है ये बिल्कुल लाइव क्लासें हैं। अगर रिकॉर्डिंग क्लासें होती तो मैं एग्जाम डेट कैसे बोल पाता दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल लाइव क्लास मिलती है, इसलिए मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जोरदार तरीके से शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ये सब हमारे हाथ में ही है दोस्तों। शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा आप तेज़ी करोगे चैनल को बढ़ाने में, क्लास को आगे पहुंचाने में, उतना ही तेज़ी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद साथियों, दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।